हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है रिसर्च का दो महत्वपूर्ण प्रकार। जो पिछले वीडियो में हमने एक फंडामेंटल वर्सेस एनालिटिकल, मतलब एक जो बेसिक रिसर्च और एक एक्शन रिसर्च का जो हमने छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाया था। उसके अलावा और भी कई प्रकार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च और दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये हम दो रिसर्च के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, हिस्टोरिकल रिसर्च को जनरली ऐसे है कि बता दिया जाता है कि अतीत के बारे में जो हम रिसर्च करते हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च है। ठीक है, ये सही बात है। लेकिन दोस्तों, हमें समझना है, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हिस्ट्री को समझने के बाद ही हिस्ट्री का उद्देश्य क्या है। कोई भी हिस्टोरियन या हिस्ट्री का रिसर्च स्कॉलर या रिसर्चर, अगर शोधार्थी कोई हिस्ट्री को लेकर के, हिस्ट्री के तमाम सवालों को लेकर के काम करता है तो क्यों करता है। आखिर जब लोग कहते हैं ना, एक कहावत है बहुत प्रसिद्ध है कि बीत गई बात गई। अब भाई, बीत गई है और बात चली गई। अगर ऐसा ही होता तो फिर हमें इतिहास को पढ़ने के या इतिहास के प्रति सवाल उठाने के या उसके साथ इतिहास में रिसर्च करने की जरूरत क्यों पड़ती। दरअसल इस इन तमाम सवालों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इतिहास क्या है। हाँ, व्हाट इज हिस्ट्री। एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हुए हैं, हिस्टोरियन, जो उन्होंने एक किताब लिखी है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, E.H. कार। उनका नाम है E.H. कार। देखिए, प्लेन रूप से ऐसे तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है। जो अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा जो है वही इतिहास है। मतलब जो अतीत की घटनाओं का जो रिकॉर्ड हमारे पास है वही इतिहास है। ये एक बहुत ही सामान्य परिभाषा है जो बहुत प्रचलित है और सही है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतना कह देने से अतीत की घटनाओं का जो लेखा जोखा है, उस मतलब जो रिकॉर्ड है उसको हम फिर बाहर क्यों लाते हैं, हम उसे ढूंढते क्यों हैं, उसे स्रोत के रूप में प्रयोग क्यों करते हैं। ये जो सारे कार्य हैं, ये सारी जो चीजें हमने अभी बात जो पहले कही, ये सारा काम जो है रिसर्चर का काम है, इतिहास के रिसर्चर का काम है कि वो उन तथ्यों को ढूंढते हैं, स्रोतों को ढूंढते हैं, उन तथ्यों की जो क्रेडिबिलिटी है या नहीं है इसको ढूंढते हैं। ये जो सारे काम है, ये रिसर्च में रिसर्च जो हम अभी मेथड पढ़ने वाले हैं, अभी जो पढ़ने वाले हैं, जो रिसर्च का एक प्रकार है कि हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम समझते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री। अब सवाल है कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास का मतलब अभी हमने कहा कि हाँ ठीक है, जो अतीत की घटनाएं हैं, उसका जो लेखा जोखा है, रिकॉर्ड है, वो इतिहास है। मतलब हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब देखिए, ये पास्ट इवेंट्स, ये पास्ट इवेंट्स, दरअसल इनसे हमें मतलब क्या है। अब पास्ट इवेंट्स है, इसे हम छोड़ देना चाहिए, जो बीत गई, जो बात गई के हिसाब से। लेकिन जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियन, जो रिसर्चर हैं, उनका ये बीत गई, जो बात गई वाला मैटर नहीं है दोस्तों। उनका यहाँ से वो, दरअसल इतिहास को उन्होंने एक एक अभ्यास की, एक आर्ट की तरह, है ना, अभ्यास किया है करके। दरअसल उन घटनाओं को, इतिहास की उन पिछली जो घटनाएं, जो हम कहते हैं अतीत की घटनाएं, उसका अध्ययन करके वो एक अपना एक उद्देश्य तय करते हैं। दरअसल हम कहते हैं ना कि पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछली गलतियों को हमें देखना पड़ेगा, यानी उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, उसको नए तरीके से, ताकि पिछली गलतियां हम देखेंगे कि उसमें क्या कमियां रह गई थी। ठीक है, वो आगे हम भविष्य में ना करें। और इतिहास और अतीत, मतलब इतिहास के साथ जो अतीत है, अतीत और फ्यूचर, एक भविष्य है हमारा, उसके बीच में एक प्रेजेंट है। दोस्तों, जो सवालात उत्पन्न होते हैं, जो इतिहास के जो स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उनके मन में जो सबसे पहला, हमने एक टॉपिक इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें रिसर्च क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, रिसर्च की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। दोस्तों, वो प्रेरणा वाला जो मैटर है यहाँ भी है कि स्कॉलर्स के मन में, रिसर्च स्कॉलर जो भी किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी मेथड से अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहला है कि उनके मन में कुछ सवाल आते हैं। उन्हीं सवालों को हल करने के लिए एक रिसर्च का मेथड अपनाते हैं। कोई भी उनका जो भी जो उनका काम है, उस उसके डेटा पे और उसके जो हम एक परिकल्पना करते हैं, है ना, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड को चुनेंगे। वो उनको देखना पड़ेगा कि वो क्वांटिटी को लेकर के रिसर्च करना चाहते हैं या किसी क्वालिटी को लेकर के रिसर्च करना। जैसे ह्यूमन बिहेवियर पे अगर काम करना होगा तो क्वालिटी पे काम करना होगा। अगर दोस्तों कोई पॉपुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा तो फिर हमको क्वांटिटी को लेकर के काम करना पड़ेगा। फिर उनको देखना पड़ेगा कि वो इंडक्टिव मेथड अपनाएंगे क्या डिडक्टिव मेथड अपनाएंगे। दोस्तों, इंडक्टिव और डिडक्टिव को अगर अभी तक आपने समझा नहीं है या देखा नहीं है, या अभी सुनते हुए लग रहा है कि ये क्या होता है, तो आप दोस्त जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव के लिए, यानी आगमन और निगमन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वहां से आप जाके समझ सकते हैं कि आगमन और निगमन क्या है। तो दरअसल हम
बात कर रहे थे कि जब किसी भी विषय को, किसी भी ज्ञान की किसी भी शाखा को हम प्रैक्टिस यानी आर्ट मान लेते हैं, और फिर आर्ट मानते हैं तो हमें आर्ट क्या है ना, प्रैक्टिस मांगता है। और ये जो प्रोसेस है, प्रैक्टिस, जो रिसर्चर का काम है, वो एक प्रैक्टिस ही तो है। दरअसल वो तमाम सवालों को लेकर के, उन मेथड को लेकर के, उन मेथड के माध्यम से, डेटा के माध्यम से एक अपना एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, जिसमें कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो ये दरअसल क्या है, एक प्रैक्टिस है। नॉलेज, इतिहास हिस्टोरिकल मेथड से करेंगे तो वो दरअसल उसमें मेथड हम लेंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल मेथड का मतलब या हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि इतिहास पे ही काम कर रहे हैं। अगर हम साहित्य का भी अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च साहित्य पे करना चाहते हैं, सपोज प्रेमचंद पे हम काम करना चाहते हैं, अगर प्रेमचंद का कोई उपन्यास है, अगर उस उपन्यास, जैसे गोदानी है, बहुत फेमस है, तो अगर गोदान का होगा कि हम हिस्टोरिकल मेथड से अध्ययन करना चाहते हैं, तो दोस्तों करना ये होगा कि हमें जो हिस्टोरिकल मेथड है उसको सबसे पहले समझना होगा और उस हिस्टोरिकल मेथड को अपनाना होगा उस रिसर्च को पूरा करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हिस्ट्री क्या है ये हमने समझा कि ठीक है, एक अतीत की घटनाओं का एक रिकॉर्ड है जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं या इतिहास कहते हैं दोस्तों। लेकिन ईएचकार या तमाम और भी जो इतिहासकार हुए हैं, बड़े इतिहासकार हुए, हिस्टोरियन हुए हैं, उनका मानना है कि इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है। इतिहास का संबंध जो है वर्तमान से भी है, और उसका संबंध फ्यूचर से भी है, यानी भविष्य से भी है। ये संबंध जोड़ने वाले लोग कौन है? रिकॉर्ड करने वाले भी लोग हैं। जैसे कोई है जो स्रोतों को ढूंढ के, पुरातन जो स्रोत है हमारे पास, उसको ढूंढ के एक रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन दोस्तों काम वहां तक खत्म नहीं हो जाता। वो उन स्रोतों को ढूंढ के कलेक्ट करना, वो भी एक रिसर्च का काम है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहीं तक काम खत्म नहीं होता है। जो सोर्स हमको मिला है, जो सोर्सेस हमें मिले हैं, उनको दरअसल प्रयोग करना होता है। कि जैसे अभी हम पढ़ लेते हैं अचानक, अकबर की क्या जरूरत है दोस्तों? अगर बीत गई बात ही है तो अकबर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अकबर तो छोड़िए, अशोक की जरूरत क्यों पड़ती है? हम अशोक को आज भी क्यों पढ़ते हैं? अशोक को लेकर के सवाल क्यों करते हैं? अशोक को कुछ लोग आइडियल अपना मानते हैं। ये जो तमाम सवाल है, इसके पीछे कारण क्या है? ये जो कारण जो है, इसी वजह से रिसर्च स्कॉलरों के दिमाग में सवाल उठते हैं कि ठीक है भाई, अभी जैसे वर्तमान को हम देखते हैं, शासन व्यवस्था के एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि अभी का जो शासन व्यवस्था है, अभी की जो शासन व्यवस्था है, वो पिछली जो शासन व्यवस्था थी आज से 400 साल पहले, 1000 साल पहले, ठीक है, सपोज लोकतंत्र एक मॉडर्न अवधारणा है, लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है एक मॉडर्न अवधारणा है। लेकिन उसके पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में भी दोस्तों ने आपने देखा होगा कि जो अशोक भी तो साम्राज्यवादी था, अकबर भी तो साम्राज्यवादी था, लेकिन ये तो बहुत प्रसिद्ध राजा क्यों, उनका नाम क्यों लिया जाता है? दरअसल उनकी जो शासन व्यवस्था थी, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो उस समय है थी, जो अभी भी होनी चाहिए। हमारा शासक कैसा होना चाहिए वो हम उससे तय करते हैं कि अशोक जैसा शासक होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, हम दरअसल इतिहास की तरफ इसीलिए लौटते हैं, इसीलिए जाते हैं, क्योंकि हम अपने वर्तमान को बनाना चाहते हैं, वर्तमान को सुधारना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, ताकि हम पहले की तरह ही ना रहे। और एक प्रिडिक्शन करते हैं कि ठीक है, एक संभावना देखते हैं, या एक हमारा स्वप्न होता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो ये जो फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ये पास्ट और जो हमारा प्रेजेंट है, यानी अतीत, और जो हमारा वर्तमान है, इसकी समझ के साथ, इसी के माध्यम से है ना, ये जो एक रेखा चल रही है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से फ्यूचर, इस रेखा को समझना, इस रेखा को तय करने की कोशिश करना, ये सारे जो काम है रिसर्च स्कॉलर्स के हैं। देखिए, चलिए एक सबसे पहले अब इसमें समझते हैं कि इसके जो रिसर्च के जो मेथड हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के, वो है क्या एक्चुअली। देखिए, सबसे पहले हिस्टोरिकल, आपको आप नोट्स निकाल के, कलम निकाल के रखिए, ताकि आपको एक कुछ जरूरत पड़े। ऐसे तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, रहेगा ये आपको जब मन होगा। अब देखिए, अब ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, ऐतिहासिक शोध है ना, अब ये ऐतिहासिक शोध ये है क्या? इसका ऐतिहासिक शोध यानी शोध का एक मेथड है, एक प्रकार है शोध का, जिसमें हम शुरुआत कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हम शोध करते हैं, जैसे भी शोध, जो भी मेथड यूज करें, उसमें पहला जो होता है हमारे पास, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सवाल आते हैं, ठीक है, प्रश्न आते हैं, है ना, समस्या जिसको कुछ लोग कहते हैं, सवाल कह सकते हैं, है ना, कोई संशय हो सकता है, कुछ भी। अब देखिए,
ये जो है ना पहला हमारा जो शोध के जो ऐतिहासिक शोध का एक क्रम होता है वो क्या होता है, इसमें ये सबसे पहला होता है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है, उसके बाद है कि क्वेश्चन को एक उसका एक हल तो निकालना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आया है तभी जो हल निकालने की तरफ अग्रसर होता है और एक वैज्ञानिक मेथड फॉलो करता है, तो उसको कहते हैं कि वो रिसर्च स्कॉलर है या रिसर्चर है। तो उसके बाद क्वेश्चन आने के बाद दिमाग में दूसरा जो कॉन्सेप्ट, इसमें जो मेथड है, मेथड का जो दूसरा स्टेप है, उसमें होता है कि हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं। हाइपोथेसिस ये क्या है? दरअसल दोस्तों हाइपोथेसिस, दरअसल आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। वेरिएबल्स जो 2-3 प्रकार के चर होते हैं रिसर्च में, जैसे कुछ चर होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, है ना, जिसपे क्या किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है ना, जिसको कि कहते हैं कि स्कॉलर जो है, रिसर्चर जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, मतलब उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, उसको बदल नहीं सकता है। एक चर होता है जो एक एक होता है जो जैसे स्वतंत्र चर जो हमने कह दिया वो नॉन मैनिपुलेटिंग हो गया। एक होता है मैनिपुलेटिंग, जिसको कि हम बदल सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स जिसको एक वेरी कर सकते हैं, उसके वैल्यू को उसमें कुछ पुट करेंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा। तो उसी में हम देखेंगे जो चर होते हैं या जो हम समस्या, ये हाइपोथेसिस है, उन्हीं चरों के बीच में एक जो संबंध स्थापित किया जाता है, या तो फिर संबंध स्थापित ना करके एक अंतर्विरोध ढूंढा जाता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढा जाता है, विरोधाभास ढूंढा जाता है, ताकि एक हम ना कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे। तो इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए एक जो हमारे दिमाग में एक खाका बनता है कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा। आपने रिसर्च प्रपोजल लिखा होगा, उसमें आपने लिखा होगा परिकल्पना, तो परिकल्पना को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस दरअसल यही होता है कि हम रिसर्च करने के पहले एक अपने दिमाग में रिजल्ट सोच लेते हैं, कंक्लूजन सोच लेते हैं, अपने सवाल को हल करने के पहले ही सवाल आता है, फिर एक कंक्लूजन सोच लेते हैं, ठीक है। और उस कंक्लूजन को क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब डेटा कलेक्शन रिसर्च, ये डेटा कलेक्शन तो एक कॉमन हो गया, ये हर रिसर्च में डेटा कलेक्शन होता है। ये अब देखिए हिस्टोरिकल जो रिसर्च है, इसमें हम किस तरीके का डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले समझना है कि हम इस डेटा को कलेक्ट करने का जो पहले मेथड होता है रिसर्च, ये हिस्टोरिकल मेथड से, उसमें होता है क्या कि हम सबसे पहले इंक्वायरी करते हैं, मतलब एक जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, जांच पड़ताल करके डेटा पाते हैं। उसके बाद फिर देखिए हिस्टोरिकल मेथड की ये विशेषता, ये भूलना नहीं है दोस्तों, सिर्फ इंक्वायरी नहीं करना होता है, क्योंकि अतीत की घटनाएं जो है, अतीत की जो रिकॉर्ड्स हैं, वो दरअसल क्या है कि वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, उसके सोर्स पे निर्भर करता है ना। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, सोर्स की इंक्वायरी करते हैं, जो सोर्सेस की इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी ऑफ सोर्सेस करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। अब देखिए इसमें ABC लिखते हैं, उधर 1-2 लिख दिया है, A, B और ये C। अब देखिए तीसरा फिर क्या करते हैं कि जो रिजल्ट आता है ना, पहला काम हमने किया इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी, उसके बाद फिर सोर्स की इंक्वायरी। ये रिसर्च जो हिस्टोरिकल मेथड है, इसमें ये जरूरी है। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि अभी एक ट्रेंड चला है वर्षों से, कुछ 8-10 सालों से, कि ऑब्जेक्टिव की आदत लग गई है हमें। हमें बहुविकल्पीय विकल्प वाला जो सवाल आता है, उसमें हम क्या है ना कि रटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप रटने से जितना दूर रहेंगे, कुछ चीजें तो रटनी है कि भाई भारत कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947, ये तो आपको रटना है, जो तथ्य ही है सिर्फ उसको रटना है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आपका जन्मदिन कब है ये याद रखना होगा, लेकिन किसी किताब का लेखक कौन है ये याद रखना होगा। लेकिन दोस्त उस किताब में क्या है, उस किताब में किस कॉन्सेप्ट को बताया गया है, वो कॉन्सेप्ट आप कितना रटेंगे। 500 पन्ने की किताब है, आप देखिए आपकी परीक्षा में कुछ सवाल आते हैं कि कथन दिए होते हैं और पूछा होता है कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। सपोज कोई कथन दिया हुआ है, उस पे 4 ऑप्शन है कि प्रेमचंद, मतलब रामचंद्र शुक्ल और हरिशंकर प्रसाई और समथिंग, और तो इस तरीके से आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्या है ना कि लेखकों की भाषा है ना, उनके जो लिखने की शैली है ना, और वो उनकी जो अवधारणा है ना, वो अवधारणा किन उनके अनुभवों पे बने हैं। कोई लॉजिकल होते हैं, कोई स्थितिवादी जैसे होते हैं, कोई प्रोग्रेसिव होते हैं। आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है किसी लेखक को पढ़ते हुए, उनके जो रचना है उसके माध्यम से समझना है, आपको रटना नहीं है। रटेंगे तो आप कितना, गोदान 350-400 पन्ने की किताब है, उसमें लगभग 15 से 20 कैरेक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण है। सपोज महत्वपूर्ण 10 कैरेक्टर भी है। अब सोचिए 10 कैरेक्टर्स के कथन पूछे जाते हैं परीक्षा में।
आप क्या करते हैं कि कथन को रटना शुरू करते हैं, जो गाइड में दिया होता है उस कथनों को रटना शुरू करते हैं। अब कथनों को रटना छोड़िए, आप वहां पे धनिया का जो कैरेक्टर है ना, उसका जो कैरेक्टर, उसकी मेंटालिटी क्या है ना, वो किस तरीके से चीजों को सोचती है ना, वो किन चीजों से ऑब्सेस्ड है, या किन चीजों के मतलब पैसे संपत्ति के बारे में क्या सोचती है, अपने मालिक को लेकर के क्या सोचती है, ये जो चीजें है ना, उस कैरेक्टर के एक मेंटेलिटी, पूरे पर्सनालिटी को आपको समझ लेना है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जैसे ही कोई कथन आएगा आप गेस करके आसानी से सही कर पाएंगे। और रटने में क्या है कि भाई गोबर, झूरी, दुनिया, अब इतने प्रकार के कैरेक्टर हैं उसमें, आपको कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मालती है, उसमें मालती एक बहुत ही आधुनिक महिला है वहां, तो उनका जो है, उनके बात करने के तरीके में देखेंगे, एक वो तर्क करती है, अपने हक की बात करती है, वो पुरुषों को हठी लगती है। ठीक है ना, ये जो सारे मैटर है आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो, ये हमने क्या, सोर्स की इंक्वायरी, पहला तो इंक्वायरी हिस्टोरिकल मेथड में ये जान लेना चाहिए कि इंक्वायरी, उसके बाद सोर्सेज की इंक्वायरी करनी है कि वो सोर्स वैलिड है, यानी मतलब क्रेडिबिलिटी है उसकी, विश्वसनीयता है या नहीं है, कहीं व्हाट्सएप से तो हमें ये डेटा नहीं मिल गया है। तीसरा होता है कि जो जो हम एक रिजल्ट पाते हैं, है ना, जो रिकॉर्ड का एक रिजल्ट पाते हैं, उसको हमको रिकॉर्ड करना होता है। जो फाइनली पहला काम इंक्वायरी, जांच पड़ताल, जांच पड़ताल के बाद जो हमारे पास एक रिकॉर्ड आता है, उस रिकॉर्ड की जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो कि हम इंक्वायरी के बाद पाते हैं, इंक्वायरी और सोर्स ऑफ इंक्वायरी की के बाद पाते हैं। तो ये दरअसल डेटा कलेक्ट करने के, ये हिस्टोरिकल मेथड में ये सिस्टम है, आपको ये समझ लेना है। और डेटा के जो प्रकार है हमने वो बताया था। अब देखिए, अब आगे हमको ये देखना है हाँ, तो आगे हमें ये देखना है चौथा। देखिए, मैं शोध के जो स्टेप है लगभग वही लिख रहा हूँ, आपको बताया था पहले भी कि भाई सब, तो उसी उसी स्टेप में चौथा ये है कि हमने अब डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके पहले हमने हाइपोथेसिस बना लिया या हाइपोथेसिस सोच लिया। ठीक है, उसके पहले हमारे पास सवाल है। अब देखिए, जो शोधार्थी होते हैं उनमें जो चौथा जो स्टेप होता है, आप प्रपोजल बनाएं या सिनॉप्सिस लिखें, इस पे आप ध्यान दें। ये चौथा जो होता है ना, आपके पास लिटरेरी रिव्यू एक शब्द है, मतलब टर्म है लिटरेरी रिव्यू, उसका आपको कह सकते हैं शोध सर्वेक्षण। एक तरीके से शोध सर्वेक्षण का मतलब होता है, अब लिटरेरी रिव्यू क्या होता है, शोध सर्वेक्षण। किसी भी रिसर्च स्कॉलर को, शोधार्थी को, आप जब काम कर रहे हो किसी रिसर्च पे, तो आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक पे क्या क्या काम हो चुके हैं, पहले कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उठाए गए थे, सोचे गए थे, उसका क्या क्या कंक्लूजन निकाला गया। इससे होता क्या है दोस्तों कि हम डुप्लीकेशन, एक शब्द है कि हम उसको फिर से कॉपी, आपने सुना होगा कि प्लेजरिज्म एक जो एक साहित्यिक चोरी जिसे कहते हैं, रिसर्च में, शोध में जो चोरी, कॉपी कर लेते हैं हम, सीधा सीधा वाक्य उठा लेते हैं हम, धारणा, कई घटनाएं आप सुनते भी रहते हैं कि इसने उसकी थीसिस चोरी की, उसने इसकी थीसिस चोरी की। तो वो जो प्लेजरिज्म है या डुप्लीकेशन कह सकते हैं, वो डुप्लीकेशन होने के खतरे ना हो, है ना। ये डुप्लीकेशन मतलब कहते हैं ना, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। डुप्लीकेशन का मतलब यही कि आपके रिसर्च में आपको लिटरेरी रिव्यू कर लेना है कि कौन कौन से काम हो चुके हैं, वो एक क्रम है, आप इसकी मदद से रिसर्च प्रपोजल भी, कई दोस्त मेरे पास आते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है बता दीजिए, सिनॉप्सिस के लिए कैसे काम करना है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि लिटरेरी रिव्यू क्या होता है। तो लिटरेरी रिव्यू में ये करना है कि आपको जो पहले रिसर्च हुए हैं उन सारे रिसर्च को पता कर लेना है। यूनिवर्सिटीज के जो कैटलॉग होते हैं, कि जो पहले के जो रिसर्च यानी शोध के जो कैटलॉग होते हैं, वहाँ पे जाके ऑनलाइन ऑफलाइन सब उपलब्ध होते हैं जनरली बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ये सुविधा है हमारे पास। तो आप उन कैटलॉग को चेक कर सकते हैं कि कौन से रिसर्च हो चुके हैं, तभी आप अपने जो सवाल हैं आपके, उन पे काम, यानी हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है सवाल के बाद, उस हाइपोथेसिस के, इस शोध सर्वेक्षण के बाद ही आप जांचने का काम शुरू करें। अब देखिए, ये चौथा हो गया। ये पांचवा, इसका हिंदी शोध,
शोध सर्वेक्षण। ठीक है, पांचवा जो चीज है, आपको पांचवा ध्यान देना है कि इसके बाद आप क्या करते हैं, जनरली आप चैप्टराइजेशन करते हैं, है ना, जिसको कि अध्यायीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अध्यायीकरण, दोस्तों अध्यायीकरण से पहले, ठीक है, एक इसको 6 नंबर कर देते हैं, 6 नंबर कर देते हैं। अध्यायीकरण से पहले आपको बताना होता है कि आप किस मेथड का यूज करने वाले हैं अपनी रिसर्च के लिए, कौन सा मेथड आप प्रयोग में लाने वाले हैं। तो वहीं पे अगर आप ऐतिहासिक मेथड यूज करना चाहते हैं जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिसको पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां पे देना पड़ेगा कि मैं इस विधि से, रिसर्च की इस विधि से या इस पद्धति से अपना शोध पूरा करने वाला हूं। तो ये आपको 5वें पॉइंट पे करना होगा, ये रिसर्च का मेथड, ये आपको बताना होगा, है ना, शोध की पद्धति आपकी क्या होगी, ये बताना होगा। अब देखिए छठा में आपको चैप्टराइजेशन करना है। तो जनरली चैप्टराइजेशन में 4, 5, 6 इस तरीके से चैप्टर्स होते हैं जो एकेडमिक रिसर्च होते हैं, और बाकी स्वतंत्र रिसर्च के चैप्टर्स और अलग हो सकते हैं। लेकिन एकेडमिया में, एमफिल में जनरली 3 से 4 चैप्टर, 5 भी करते हैं कुछ लोग। तो दोस्तों ये अध्यायीकरण में क्या करते हैं कि हम चैप्टर्स लेते हैं, फिर चैप्टर्स को बताते हैं कि आपने पहला को क्या है भाई, प्रस्तावना के पहले प्रस्तावना लिखना है, प्रस्तावना के बाद आप क्या करेंगे, पहले चैप्टर में आप क्या लिखेंगे, दूसरे चैप्टर में आप क्या लिखेंगे। हर चैप्टर का एक छोटा 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 सा एक तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हैं। अभी देखिए दूसरा जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ने वाले हैं ना, विवरणात्मक शोध पढ़ने वाले हैं। अब देखिए अध्यायीकरण करते हैं। अध्यायीकरण के बाद हम 7वां जो स्टेप है उसको कंक्लूजन, निष्कर्ष, है ना, कंक्लूजन। मैं दोस्तों हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दे रहा हूं, आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन दरअसल क्या होता है, जो आपकी हाइपोथेसिस थी, आपको याद होगा, आपने जो हाइपोथेसिस कुछ भी बनाई है, कंक्लूजन क्या होता है, हाइपोस। और ये 5 जो चैप्टर हमने लिया अध्यायीकरण में, इसमें हम क्या करते हैं, दरअसल इसमें हम एक तो अपने डाटा का डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं डाटा का, ठीक है। दूसरा, उसमें हम क्या करते हैं कि इतिहासकार या इतिहास के जो स्कॉलर्स हैं उनका काम सिर्फ अतीत की घटनाओं को लिख देना तो नहीं है। हम क्या करते हैं, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के साथ एक सामंजस्य बैठा के या एक संबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पे कुछ अंतर्विरोध आते हैं, है ना, कहीं अंतर्विरोध ना करके एक संबंध या संयोजक संबंध, जो आप कह सकते हैं, सामंजस्य के कुछ भाव बन जाते हैं। तो उसका क्या है कि उसको हम दर्ज करते हैं। उसके बाद क्या है, हम उसका फिर अलग अलग पद्धतियों से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे इतिहास में कई इस तरीके से पद्धति है कि इतिहास लेखन में होता है कि किसी व्यक्ति प्रमुख को लेकर के, है ना, पहले देखते होंगे राजाओं का इतिहास है। दरअसल राजाओं का इतिहास का मतलब राजा के इर्द गिर्द घूमने। एक आधुनिक इतिहास भी आप ले लेंगे तो आप देखेंगे कि रामचंद्र गुहा ने इतिहास की जो किताब लिखी है उसमें नेहरू और गांधी इन दोनों को नायक बनाया है, और इनकी छाया में, है ना, इनकी छाया में उन्होंने देश का इतिहास लिखने की कोशिश की है। तो इस तरीके के इतिहास लिखे जाते थे। कुछ होता है इकोनॉमिक रिसर्च में, मतलब बेस पे इतिहास लिखा जाता है। कुछ होता है कि सामाजिक जो विविधताएं हैं, कुछ कल्चरल लोज गेन है, जो उसको लेकर के लिखा जाता है। तो दरअसल हम तमाम उसके लिए कुछ दृष्टिकोण का, अलग अलग दृष्टियों से उसको इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं। जो दृष्टियां कुछ भी हो सकती है, दृष्टियों पे बाद में कभी इतिहास दृष्टि पे भी कभी वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल ये दरअसल, और हम इस एनालिटिक डिस्क्रिप्शन, मतलब एक विवरण और एक एनालाइजेशन के बाद, फिर उसके बाद हम एक क्रिटिज्म करते हैं, 3-4 जो उसमें है, उसके बाद हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, अब कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी, है ना, उसकी टेस्टिंग का मतलब ही यही है। जो अध्यायीकरण हमने किया उसमें जो हम कंटेंट रिसर्च के दौरान डालने वाले, करने वाले हैं जो काम, वो है क्या है, रिसर्च, वो ही हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। तो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग से हमको पता चलेगा कि अच्छा, हमारी हाइपोथेसिस, हमने जो सोचा था, एक अनुमान लगाया था, है ना, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होने की संभावना है, वो जब हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे कि हाइपोथेसिस में क्या क्या संभावनाएं होती है। तो दरअसल ये पूरा हिस्टोरिकल रिसर्च, इस तरीके से इसका जो मेथड है यही है। और इसके अलावे कंक्लूजन में एक, देखिए ये जो मेथड है, यहाँ तो हमने मेथड फॉलो कर लिया। कंक्लूजन जो होता है ना, उसमें एक शब्द है, एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है रिसर्च की दुनिया में। एक्यूरेसी से क्या है,
एक तरह से वैज्ञानिक शब्द है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ही होता है कि शुद्धता, है ना। अगर हमने जो कंक्लूजन लिया है उसकी शुद्धता का मतलब ये होता है कि जब हम चीजों को जनरलाइज करते हैं, ठीक है, हमारी सिनॉप्सिस सॉरी हाइपोथेसिस जो है कितनी शुद्ध है, उसके जो कंक्लूजन आए हैं, कंक्लूजन ही कभी कभी दोस्त थ्योरी बन जाती है, कोई अवधारणा बन जाती है, कोई परसेप्शन बन जाता है, कोई जनरलाइजेशन हो जाता है। जो हम बेसिक रिसर्च में पढ़ रहे थे कि बेसिक रिसर्च क्या होता है, देखिए सारे जो रिसर्च का मेथड है एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है। तो एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी का मतलब ही होता है कि आपको इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेसी जो है बहुत ही वैज्ञानिक शब्द है, एक वैज्ञानिक शब्द है, और इसके लिए हमें कुछ तकनीक का की जरूरत पड़ती है ना, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ते हैं, टेक्निक, कुछ टूल्स, ठीक है ना। तो दरअसल उन टूल्स और टेक्निक को भी जानना जरूरी है। अब देखिए जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसमें इन टूल्स और तकनीक के बारे में पढ़ेंगे इकट्ठे। अभी हमने जो पिछले दिनों पर एक जो तर्क पढ़ाया आगमन निगमन, दरअसल वो आगमन निगमन भी एक ज्ञान का, है ना, ज्ञान प्राप्त करने का एक मेथड, एक टूल्स है दोस्तों, एक तकनीक है, ठीक है ना, जो तर्क पे आधार है, लॉजिक पे आधार है। तो लॉजिक जहां पे होता है तो हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक है। तो दोस्तों इन टूल्स को भी धीरे धीरे इसमें सारी चीजें समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों अब जो हम जो दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं शोध का, वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? अभी हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के या डिस्क्रिप्शन, एक जो आपको क्या कहा जाता है ना आपकी परीक्षा में कि डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन उन्हीं घटनाओं को किया जाता है जो हमारे जो आसपास के समय का, यानी समकालीन, यानी जो वर्तमान की जो घटनाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वर्तमान के जो सवाल है, वो चाहे सरकार से संबंधित सवाल हो, है ना। हम जैसे कोई एक रिपोर्ट लिखते हैं तो एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट लिखते हैं, उसमें क्या होता है कि एक सेमिनार हुआ और हम क्या करते हैं कि उस सेमिनार में क्या क्या हुआ है, किस कवि लेखक ने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, कौन किस क्रम पे आया है, कौन अध्यक्ष था, कौन मुख्य वक्ता था, ये एक हम ना एक क्रम बनाते हैं और लिख देते हैं। तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होती है दोस्तों। अब देखिए एक इसमें एक थ्योरी है कि व्हाट इट इज अबाउट, मतलब ये है कि यह क्या क्या है, ठीक है। यहाँ जो यह क्या है, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये वर्तमान काल का एक सेंटेंस है कि व्हाट इट इज अबाउट, मतलब अभी जो क्या है इसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, है ना, वो जो एक अध्ययन का पार्ट ढूंढते हैं, एक जो टाइम पीरियड ढूंढते हैं, वो इसी को ढूंढते हैं। आपको कहा जाएगा कि वर्तमान समय, रिसर्च में सवाल आते हैं कि वो कौन सा शोध है जिसमें हम वर्तमान समय को टाइम पीरियड के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो हम उसमें कहेंगे कि वो जो समय है वो मतलब रिसर्च है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। आपको कहा जाएगा कि अतीत की घटनाओं को लेकर के कौन सा शोध किया जाता है, तो आप कह देंगे कि वो अभी जो हमने पढ़ा हिस्टोरिकल रिसर्च में हम किया करते हैं। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये जो पढ़ते हैं, इसके लिए जो मेथड है एक लॉजिक वाला जो हमने कहा था, वो ये इंडक्टिव मेथड का, इंडक्टिव अगर आपको याद होगा, इंडक्टिव जो मेथड है आगमन, उसको फ्रांसिस बेकन ने उसकी अवधारणा दी, उस मेथड को, मतलब उस लॉजिक को निर्मित की। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 मतलब इस तरीके के ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कई एक कोई विशिष्ट, जिसको वहां पे बहुत ही फेमस है कि जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं ना, स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। फिर जब स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं और 4 एग्जांपल्स में एक ही प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को, या एक ही तरीके के कुछ भी ऐसे कोई कॉमन एक ऑब्जेक्ट पा लेते हैं, फिर हम उस ऑब्जेक्ट का क्या कर देते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं। ये है दरअसल आगमन, यही मेथड है जो आगमन। तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो समय
टाइम पीरियड लेते हैं या जो समस्या लेते हैं, वो वर्तमान की जो समस्याएं होती है, हमारे आसपास की जो समस्याएं होती है, वो चाहे सरकार से संबंधित, इंस्टीट्यूशन से संबंधित, कल्चर से संबंधित, या तो फिर बच्चों से संबंधित, उनके ग्रोथ को लेकर के, हमारे स्कूल की जो समस्या है उससे संबंधित, ठीक है, हमारे आसपास की जो तमाम डिजीजेज, जैसे अभी डेंगू था, है ना, कुछ दिन पहले, उसके पहले कोरोना का समय था। तो ये जो हमारे आसपास जो वर्तमान की जो समस्या होती है, हम उन समस्याओं को सवाल के रूप में लेते हैं, ठीक है, और इसमें सवाल के रूप में लेते हैं और उसका एक रिसर्च करके, डेटा कलेक्ट करके, ठीक है ना, हम एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मुख्य रूप से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यही होता है दोस्तों, यही काम है। उसके बाद जो उसका काम है, अब इसमें देखिए, इसमें आपको देखना यह है कि हम इसमें करते क्या क्या है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं वर्टीजिट में। इसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल्स, जो इसके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स अभी हमने समझाया था दोस्तों, वेरिएबल्स के बीच में अंतर्विरोध, या तो फिर संबंध, ये भी कह सकते हैं, ये हम ढूंढते हैं, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम कहेंगे कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो ये डेंगू की समस्या थी, अभी तो गया ये डेंगू, इसको कहेंगे इसका कारण क्या था, है ना, कारण क्या है, था नहीं है, जैसे ही था करेंगे, जनरली था करने से हमको पास्ट का, और वो हम चले जाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। अब देखिए, अब इसमें वर्तमान में डेंगू का कारण क्या था। देखिए, एक तो डेंगू बीमारी है, वेरिएबल हो गया, ठीक है। दूसरा जो इसका जो कारण है, ये क्या है, इन दोनों के बीच में, ये दो वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, इन दोनों के बीच में हम संबंध, अंतर्विरोध, कारण में हो सकता है कि टेम्परेचर हो, है ना, हो सकता है कि वाटर हो, कहते हैं ना कि प्योर वाटर में डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो उत्पन्न होता है। हो सकता है कि जो मौसम बदल रहा है वो उसका कारण हो सकता है कि गंदगी उसके कारण हो। तो ये जो कारण हम ढूंढते हैं, इनके बीच एक संबंध बनता है दोस्तों, कि डेंगू के उत्पन्न होने के, डेंगू बीमारी फैलने के जो कारण है वो क्या है। अब देखिए, ये जो कारण है, ये इसी तरीके से आपको समझना होता है कि समस्याओं का जो चुनाव करना होता है वो इसी तरीके की समस्या होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, कुछ इसमें हम ले लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कंडीशंस और रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट। एक हमने अभी जो बताया कि कुछ जो कंडीशन है या रिलेशनशिप, जिसको कोई संबंध जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी फिलहाल है, वो उसको हम समस्या के रूप में लेते हैं। दूसरा है कि कोई ट्रेंड है ना, कंडीशंस दैट एग्जिस्ट। दूसरा हम लेते हैं कि कोई ट्रेंड है। तीसरा लेते हैं, ये देखिए, जो कंडीशंस दैट एग्जिस्ट, ये इसका मतलब क्या है, जो अभी की समस्या है। तीसरा हम लेते हैं कि इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अभी चल रहे हैं, उन घटनाओं को लेकर के, जैसे G20 के बारे में आपको कुछ काम करना हो, है ना, रिसर्च करना है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या डेटा इकट्ठा करना है, तो वो भी काम आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की मेथड से करना होगा। कुछ जो चौथा हम लेते हैं कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जो कुछ अभी जो अभी एग्जिस्टिंग इवेंट्स पे, है ना, इवेंट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, जो इफेक्ट है इसका, ये चौथा हम ले सकते हैं। फिर पांचवा हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, ये नोट करते जाइए दोस्तों, कुछ ओपिनियन में कुछ भी, पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, कल्चरल ओपिनियन हो सकता है, इकोनॉमिक ओपिनियन हो सकता है, जो वर्तमान में, जैसे बजट से संबंधित कोई डिस्क्रिप्शन या डेटा, अभी देखिए जनगणना की जो एक अभी बात हो रही है राजनीति में, उससे संबंधित कोई डेटा आपको इकट्ठा करना है, यानी वर्तमान में कि भाई, तो उसका काम भी हम रिसर्च के इसी डिस्क्रिप्टिव मेथड से करेंगे। और दोस्तों, इसमें एक चीज और ये है, इसको ये समझना है कि ये दरअसल बहुत प्री प्लान्ड या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च नहीं होता है ना। ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये बहुत प्री प्लान्ड या बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। इसके जो
हाइपोथेसिस भी होते हैं, बहुत ही टेंटेटिव होते हैं। टेंटेटिव आपको ध्यान होगा कि जो डेट्स आती है परीक्षाओं की उसमें लिखा रहता है कि टेंटेटिव, है ना, मतलब उसकी जो डेट्स है वो बढ़ सकती है, घट सकती है। अब टेंटेटिव इसमें हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस पे एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जल्दी। तो ये टेंटेटिव हाइपोथेसिस होती है। इसमें मतलब इसका ये मतलब होता है कि आपके पास कोई प्री प्लान बहुत पहले का नहीं था, ये बहुत ही एकदम वर्तमान का एक प्लान होता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है। और जो तमाम जो लोकल्स प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके लिए बहुत हाइपोथेसिस की हमारे पास जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके जो अभी सपोज कोई नई बीमारी आई है, सपोज हमने देखा कि कोरोना की बीमारी आई। अब कोरोना में आपने देखा कि कोरोना के जो नेक्स्ट मतलब एक प्रभाव क्या हो सकते हैं, वो काम जो है अब जाके लोगों ने करना शुरू किया होगा। लेकिन जब कोरोना की बीमारी आई थी तो आपने देखा होगा कि लोगों ने डेटा इकट्ठा करके एक डिस्क्रिप्शन, रोज 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 डेटा हमारे सामने आता था कि आज इतने लोग मरे, कल इतने लोग मरे, परसों इतने लोग मरे। ठीक है, तो ये कोरोना से बचाव के इस तरीके के जो समकालीन, ये तत्कालीन कारण ढूंढे जा रहे थे। फिर जाके टीका बना, तो टीका बना तो फिर लगा कि अच्छा, उस टीका बनने का जो खोज है वो जनरलाइजेशन हो गया, उस पर बहुत सारे प्रयोग किए गए, कई लोगों को टीका को जांचने के लिए उनके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। तो दरअसल वो भी एक आगमन मेथड अभी हमने बताया था। तो वो जो टीका की खोज है वो तो बाद में हुई, उसके पहले जो तमाम जो काम हो रहे थे, वो डेटा इकट्ठा किए जा रहे थे, वो दरअसल वो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च मेथड है उसको फॉलो किए जा रहे थे। अब देखिए दूसरा इसमें कि कोई टाइम पीरियड आपको अगर पूछा जाए, तो आपको उसमें क्या है कि बताना है कि नहीं, इसका कोई उस तरीके का टाइम पीरियड नहीं है ये दरअसल जो। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी हमने कहा कि इसका कोई प्लान नहीं होता है, प्लान नहीं होने का मतलब होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हम डेटा पाते हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं पाते हैं, है ना, नो एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट भी नहीं होते हैं। दरअसल ये क्या है ना, रैंडम डेटा को सिलेक्ट करके और हम एक डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, ये उसका मेथड है। अब देखिए इसमें इसको जो डेटा को इकट्ठा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब रिसर्च में आते हैं तो कुछ टूल्स की जरूरत होती है। अब वो टूल्स, इसके जो कुछ इसमें डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है, रिसर्च का जो प्रकार है, उसमें कुछ ना टूल्स हैं दोस्तों, जैसे उसकी कैटेगरीज हैं। जैसे उसमें हम पहला ले सकते हैं कि सर्वे। अब देखिए आपको सर्वे जो है, इसमें क्या है कि इसमें एक एम होता है, ठीक है, जो डेटा को जो कलेक्ट करना है। सर्वे क्या है, एक वर्तमान के जो समस्या है। देखिए आपको अलग से एक सर्वे रिसर्च मेथड, एक डिस्क्रिप्टिव अलग से मेथड आपको पढ़ाया गया है, तमाम वीडियो हमने देखे हैं। आपको दोस्तों सर्वे जो है ये टूल्स है जो कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसी के अंदर इसको हम पढ़ते हैं। सर्वे मेथड क्या है, सर्वे स्टडी क्या है, सर्वे हम कैसे, सर्वे करने का मतलब अभी क्या होता है कि सर्वे का माध्यम होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, हमारी एक टीम होती है ना। कि अब जैसे जाति जनगणना जो होती है वो सर्वे ही तो है ना। तो कास्ट सेंसस जो है वो सर्वे, या तो फिर छोटी और दूसरी तरीके की जो वर्तमान समय में उसकी कोई समस्या है, डेंगू से संबंधित है या लाइब्रेरी से संबंधित कोई सर्वे करना हो आपको कि किस लाइब्रेरी में कितनी किताबें कितनी होनी चाहिए, ये जो तमाम जो काम है ये सर्वे मेथड होता है। और इसमें एक है कि सबसे पहले सर्वे में आपको क्या किया जाता है कि एक प्रॉब्लम को, है ना, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उस पे एक प्रॉब्लम डिफाइंड, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें। ऑब्जेक्टिव मतलब उसका एक उद्देश्य होता है। पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि चलिए, आपने सुना होगा कि आप रिसर्च असिस्टेंट हैं और उनको फील्ड वर्क पे भेजा गया है जहां वो सर्वे कर रहे हैं। तो ये सर्वे में क्या है ना कि एक उद्देश्य के साथ जाते हैं कि हाँ हमको ये करना है। इसमें कोई समस्या ये है दोस्त कि इसके लिए, सर्वे के लिए, ऐसे सर्वे के लिए आपको एक टीम चाहिए होता है, कुछ एक्सपर्ट चाहिए होता है, और ये थोड़ा महंगा है, ठीक है ना। आपको लेकिन इसमें क्या है, एक सर्वे का एक पूरा अगर बड़ा सा उद्देश्य इसके लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इसमें है कि खर्च बहुत होता है, बड़ा उद्देश्य होता है तो और ज्यादा खर्च होता है, तो बड़ी टीम चाहिए, एक्सपर्ट टीम चाहिए, खर्च भी ज्यादा चाहिए। तो ये थोड़ा सा खर्चीला है, इसके कुछ डिमेरिट ऐसे बताए जाते हैं। और देखिए आप इसको नोट करिए, जो है इसमें आप ये नोट करते जाइए बस। ये दरअसल टूल्स है, इसके माध्यम से रिसर्च को कैसे आसान किया जाता है। फिर दूसरा एक केस स्टडी है दोस्तों।
आपने अगर फ्राइड का नाम सुना होगा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो उनका उनकी जो केस स्टडी है बहुत फेमस है। ठीक है ना। केस स्टडी दरअसल एक क्या है, जैसे सर्वे का क्या है, एक हम एक लिमिट, मतलब एक कोई लिमिटेशन के साथ नहीं, सर्वे का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति पे किया जा रहा है ना। सर्वे बहुत सारे लोगों पे किए जाते हैं, है ना। बहुत सारे संसाधन उसमें इसीलिए खर्च होते हैं, बहुत एक्सपर्टीज तो इसमें भी चाहिए केस स्टडी में। ठीक है ना। केस स्टडी में भी एक्सपर्टीज ही चाहिए, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें लिमिटेशन होता है कि इसमें हम यूनिट पे सर्वे, मतलब एक सर्वे, हाँ एक प्रकार से सर्वे ही है, लेकिन वो यूनिट के ऊपर सर्विस होता है। जैसे एक इंसान पे कर सकते हैं, है ना। एक कल्चरल इवेंट का मतलब एक फैमिली का कर सकते हैं, एक कम्युनिटी का जो सेम कल्चर की है उस कम्युनिटी का कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना यूनिट उसमें होना चाहिए, यूनिट को बहुत ही डेप्थ के साथ, है ना, बहुत ही डेप्थ के साथ हम जो सर्वे करते हैं, ये दरअसल होता है वो केस स्टडी होता है। इसमें क्या है कि साथ में इसमें इसके भी कुछ अलग से केस है कि इसके भी मतलब टाइप्स हैं कि सर्वे में। एक तो ये है, ये क्लिनिकल केस स्टडी। अभी जो हमने कहा कि जो साइकेट्रिस्ट करते हैं वो क्लिनिकल, मतलब जो डॉक्टर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि आप, आजकल बहुत फेमस है कि काउंसलिंग लेनी है मुझे, है ना। आपको अगर स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन में, तो आप काउंसलिंग लेते हैं, तो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको बहुत डेप्थ से आपसे बातचीत करता है। ठीक है ना। तो उस बातचीत में वही क्लिनिकल, अब क्लिनिकल केस स्टडी में आपको समझ गए होंगे कि वो क्या मेथड है। फिर दूसरा होता है बायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके जीवन के बारे में। हाँ, इसके लिए ये है कि उसकी बायोग्राफी जानने के लिए जो हम काम कर सकते हैं, उसके परिवार से पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं, या तो फिर सपोज मुझे आपकी बायोग्राफी लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, आपके दोस्तों से बात करूंगा, आपके कॉलीग से बात करूंगा, आपके क्लासमेट्स, आपके, मतलब अगर किस उम्र में है आप, अगर बुजुर्ग हैं या आपकी डेथ हो गई है, या सॉरी बुरा मत मानिए, डेथ नहीं हुई है, सपोज किसी और की लिखनी है जिनकी डेथ हो गई है, तो फिर क्या है ना कि हम उनके कुछ दोस्त जो बच गए होते हैं, उनसे कुछ कम उम्र के, उनसे बात करके हम डेटा कलेक्ट करके बायोग्राफी ये तैयार करते हैं। देखिए इसी में इसके कुछ मेरिट और डिमेरिट्स हैं। मेरिट तो ये है कि हम चीज़ों को बहुत डेप्थ में करते हैं, या तो फिर इस पे खर्च कम है, इस पे लोग कम चाहिए, लेकिन एक्सपर्टीज चाहिए, है ना। आपको एक्सपर्टीज चाहिए दरअसल इसमें। जैसे केस स्टडी का मैटर जो ज्यादातर हमने सुना देखा है, तो वो होता यह है कि साइकेट्रिस्ट के सेंस में ही कि वो करते हैं केस स्टडी। लेकिन दोस्तों कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है, जो रिसर्चर है, जो कुछ काम कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज है, तो वो कर सकता है। उसमें देखिए कुछ और हम देख सकते हैं, जैसे एक डेवलपमेंटल स्टडीज होता है, ठीक है, या जेनेटिक स्टडी। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझना है। और इसकी डिमेरिट ये है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव जो केस स्टडी है ना, इसकी डिमेरिट ये है कि यहाँ सब्जेक्टिव होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। क्योंकि सपोज आप जिस व्यक्ति के साथ बैठ के आप उससे डेप्थ में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, हो सकता है आपके उसके साथ अच्छे संबंध बन जाए, है ना, आपको उसकी आदत हो जाए, या तो फिर जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका उसका जो आपके साथ अच्छा एक मनोभाव उत्पन्न हो जाए, एक कनेक्शन फील हो, तो उसमें खतरे होते हैं। और पता है कि सब्जेक्टिविटी जो है एक शोध की जो मोरालिटी है उसके खिलाफ है, उसके विपरीत है, तो आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए एक इसमें और भी है, एक कुछ शोध जो होते हैं डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं, है ना। डेवलपमेंट की जो स्टडीज है, डेवलपमेंटल स्टडीज। अब देखिए डेवलपमेंटल स्टडीज में हम क्या करते हैं जनरली, ये जुड़ा हुआ किससे है, ये जनरली चिल्ड्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बच्चों के डेवलपमेंट, है ना। इसका एक दूसरा भी नाम है, पूछता है कुछ भी नाम पे ध्यान देना है, कुछ भी नाम बदल के पूछ देता है, जेनेटिक स्टडी, है ना, जेनेटिक स्टडी, ये एक इसका नाम हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। अब इसमें ग्रोथ, ये तो ठीक है, इसके कुछ प्रकार हैं डेवलपमेंटल स्टडीज के, कुछ इस तरीके से कि एक तो उसमें है ग्रोथ स्टडी,
ग्रोथ स्टडी क्या होता है? ये जो बच्चों का जो ग्रोथ है उसकी जब हम स्टडी करते हैं वो ग्रोथ स्टडी है, ठीक है। उसमें इसके भी दो प्रकार से हैं, ये बहुत इसके बहुत विस्तार में नहीं जाना है। एक में होता क्या है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, शायद पिछले के पिछले साल लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च से सवाल आया था। लॉन्गिट्यूडिनल यानी ऊर्ध्वाकार, ठीक है। इसको ऊपर से मिटाते हैं। ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक रेखीय, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल एक रेखीय जो ग्रोथ है उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथड या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहते हैं। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था। तो दरअसल ये बच्चों के ग्रोथ को लेकर के, उसके मेंटल ग्रोथ हो या तो फिर कोई शारीरिक विकास की बात हो या कोई भी उनके हाइट की बात हो, तो उस ग्रोथ को जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो ऊर्ध्वाकार। इसका जो दूसरा एक हाँ, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। और दूसरा जो इसका होता है, ये आपको ध्यान देना है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज दोस्तों इसमें क्या होता है, और इसकी एक विशेषता है कि इसमें कोई सिंगल पर्सन, जैसे अगर आपको ऑब्जर्वेशन लेना है तो एक यूनिट है ना, एक बच्चा, ठीक है, इधर आंख है, ये मुंह है, ठीक है, समझ, एक बच्चे के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है। और लेकिन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम क्या कर सकते हैं कि आप दो बच्चे ले सकते हैं, ए बी। अब इनकी हाइट, ठीक है, इनका मेंटल ग्रोथ, ठीक है, और दूसरी बात कि इनके अलग अलग टाइम पीरियड, इसका तो एक ही टाइम पीरियड आप जो भी ले रहे हो। और इसमें क्या होता है, कंपेरिजन भी हो सकता है, कंपेरिजन हो सकता है। अगर दोनों के बीच समानता है तो एक कंपेरिजन नहीं होके, अगर भिन्न है, दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है, तो हम कंपेरिजन करके ये वाला जो काम है, ठीक है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी है, ये जो डेवलपमेंट वाला स्टडी है, इसका जो मैटर है ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आता है। दोस्तों ये थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं आपको ये डिफरेंट टाइम और डिफरेंट पीपल के, दो बच्चों के ऊपर भी हम कर सकते हैं। एक इसी में और है फॉलोअप स्टडीज। फॉलोअप स्टडीज क्या है दोस्तों कि किसी पेशेंट को, यानी कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको कोई बीमारी हुई थी, कोई भी बीमारी हुई थी, ठीक है ना, कोई भी डिजीज, फिर एक स्पेसिफिक उसके ट्रीटमेंट चले, ठीक है, उसकी इलाज के बाद फिर वो ठीक हो गया। तो वो ठीक जो हुआ है, तो उसके जो ठीक होने का जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था, उसी को, है ना, वो जस्ट जैसे ही ठीक हुआ है उसके बाद वो हमने उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये जो काम है वो करता है फॉलोअप स्टडीज में, ठीक है। मतलब ट्रीटमेंट हो गई, ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक भी हो गया, अब वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो काम हम इस मेथड से, इस स्टडी में करते हैं। एक और अंतिम पढ़ लेते हैं अभी, एक कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों। ये ट्रेंड्स स्टडीज, आपको समझ में आ रहा होगा ये नाम सुन के ही। ट्रेंड्स स्टडीज का मतलब ये हुआ कि जो हमारे कल्चरल ट्रेंड हो सकते हैं, है ना, हमारे फूड ट्रेंड हो सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक ट्रेंड हो सकते हैं, हमारे सोशल ट्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी पॉलिटिकल ट्रेंड हो सकते हैं, वो जो ट्रेंड है, ठीक है ना, उसको हम आइडेंटिफाई, पहले तो इसमें 2 पॉइंट बनता है, एक आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा इसमें हम फ्यूचर, उस ट्रेंड का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। ये अगर आपको किसी ट्रेंड का फ्यूचर प्रिडिक्शन करना है तो आपको किस स्टडीज के हिसाब से करना होगा, वो ट्रेंड स्टडीज के हिसाब से, ठीक है। अगर आइडेंटिफाई भी करनी है तो आपको ट्रेंड स्टडीज के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, हमने ठीक ठाक एक बड़ा सा वीडियो बनाया है विस्तार से। इसके बाद हम जो और भी रिसर्च के प्रकार, जैसे अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बचा हुआ है उस पर काम करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च बचे हैं उस पे वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर हम जो एक हाइपोथेसिस है, जो जिसकी बात बार बार हो रही है, अब प्रकार पढ़ाने लग गया, वरना हाइपोथेसिस पे वीडियो बीच में ही बना देना चाहिए मुझे। एक छोटा सा हाइपोथेसिस पे एक वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा, पहला एक हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड रिसर्च, ठीक है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हम बहुत प्रकार के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बहुत सारे भेद हैं जिसको कि अलग अलग
गाइड जो किताबें हैं उसमें आपको अलग अलग से रिसर्च के प्रकार के रूप में इसको डाल दिया गया है, लेकिन उसका लिंक इंटरनेट वो दरअसल डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसी के अंतर्गत शोध के ऊपर जो अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई है वो आप देखिए, ढूंढिए, पढ़िए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, जरूरी लग रहा हो तो उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। साथ में अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।